नमस्कारम, करें स्वीकार। रीट L1 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। आज कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा उन 321 अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी की गई है जो मेरिट में होने के बाद भी अपात्र घोषित कर दिए हैं, उनको आउट कर दिया गया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या वेटिंग लिस्ट आएगी, L2 के रिजल्ट कब आएंगे और रीट पात्रता परीक्षा का इंतजार तो बहुत सारे अभ्यर्थियों को है ही। शुरुआत करते हैं। ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा 4 सितंबर 2023 अर्थात आज का कार्यालय आदेश है। प्राथमिक विद्यालय अध्यापक, जिसमें सामान्य और विशेष शिक्षा दोनों, लेवल प्रथम सीधी भर्ती परीक्षा 2022 के अंतर्गत निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनके सम्मुख कारणों एवं दस्तावेजों की कमी के कारण अपात्र घोषित किया गया है। हालांकि इस पीडीएफ के अंत में 7 दिन का समय भी दिया गया है उनको अंतिम अपने पक्ष को रखने का कर्मचारी चयन बोर्ड के सामने, उसकी बात करेंगे। लेकिन एक अभ्यर्थी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है उसके लिए यह कार्यालय आदेश भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो मुख्य कारण अंकित हैं कि किस कारण से अपात्र किया जा रहा है, उससे हर कोई विद्यार्थी अपनी पात्रता को भी चेक कर सकता है। और हमने तो टेलीग्राम पर सैकड़ों विद्यार्थियों के सवालों का जवाब दिया है कि किन कारणों से आप अपात्र हो सकते हो, आपकी एलिजिबिलिटी आपको तय करनी चाहिए। क्योंकि 2 साल 4 साल तैयारी करने के बाद, मेरिट में आने के बाद आपको पता चलता है कि आप तो एलिजिबल हैं ही नहीं, तो वो बहुत दुखदायक स्थिति होती है। इसलिए यह वीडियो मुझे लगता है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हम उन कारणों को देखेंगे, समझेंगे जिन कारणों की वजह से इन 321 अभ्यर्थियों को अपात्र घोषित किया गया है। सबसे पहले कोर्ट केस पेंडिंग है, अर्थात इनके खिलाफ एफआईआर जो है वो दर्ज हुई, एफआईआर के बाद में कोर्ट में केस चल रहा है, इसके लिए ये अपात्र घोषित किए गए हैं। डिप्लोमा जो है वो नियमों के अनुसार नहीं है। फर्स्ट ईयर की जो डीएलएड की मार्कशीट है वो इन्होंने नहीं लगाई। अब इनके लिए 7 दिन का समय है कि वो अपनी मार्कशीट को यदि कर्मचारी चयन बोर्ड को दे देते हैं तो इनकी एलिजिबिलिटी पर, इनकी पात्रता पर विचार किया जाएगा। डिप्लोमा जो है वह नॉर्म्स के अनुसार नहीं है। और महत्वपूर्ण बात, रीट में 54% अंक ही हैं, जबकि रीट में 55% अंक होने न्यूनतम अनिवार्य हैं। यहां पर तो 54.66 हैं, जो 55% से कम है, इसलिए इनको बाहर किया गया है। डीएलएड कंप्लीट नहीं हुआ 19 जनवरी को। 19 जनवरी इन्होंने ये टाइमलाइन इसलिए बनाया है क्योंकि 19 जनवरी 2023 को फॉर्म सबमिट करने की अंतिम तिथि थी। उस तिथि तक आपकी पात्रता, आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो पूरी हो जानी चाहिए थी, जबकि इनकी डीएलएड इस तारीख के बाद कंप्लीट हुई है। 3 बच्चे हैं पीपीओ डायरी में। पीपीओ डायरी जो सरकारी सेवा में कर्मचारी होते हैं उनकी बनती है, और 2 से अधिक बच्चे होने पर आपको सरकारी सेवा में नियुक्ति नहीं मिलती, इसलिए इनको बाहर किया गया है। ये 2 वर्ष से अधिक ड्यूरेशन है इनका जो डिप्लोमा है, इसलिए वो डिप्लोमा ही मान्य नहीं है। ये वापस 19 जनवरी वाली डेट आ गई है। और ये कई स्टूडेंटों के साथ है कि उनका जो डिप्लोमा है उसकी ड्यूरेशन 2 वर्ष की नहीं है। आगे बात करते हैं। ये वापस 19 जनवरी वाली डेट है, ये महत्वपूर्ण है, इसको समझते हैं। नाम जो है वो अलग अलग है डाइवोर्सी की डिक्री में। कोर्ट के द्वारा जो डाइवोर्सी अर्थात तलाक हो गया है उसकी डिक्री जारी की जाती है, तो डिक्री में तो अलग नाम है, और उसके साथ में क्या है, उस सर्टिफिकेट जो है इस महिला कैंडिडेट के, उसमें उसके नाम अलग हैं, इसलिए इनको जो है वो अपात्र किया गया है। और 60% नंबर नहीं है इनके रीट में, इसलिए भी इनको बाहर किया गया है। ये शायद जनरल कैटेगरी से बात हो रही है।
ये वापस 19 जनवरी तक इनकी डीएलएड कंप्लीट नहीं हुई और इस भाई या बहन ने तो डॉक्यूमेंट ही अटैच नहीं किए, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट थे कि साहब ये डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं, उनकी मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी लगानी है, वो डॉक्यूमेंट नहीं लगाए। 2 साल से कम की आपकी है तो मान्य नहीं है। ये डिप्लोमा इंडियन नेवी का कुछ मामला इंडियन नेवी से किया है जो 2 साल से कम का है और ये मान्य नहीं है। कोर्ट केस पेंडिंग है इसलिए एलिजिबल नहीं है। नॉट एलिजिबल इन स्पोर्ट्स कैटेगरी, स्पोर्ट्स कैटेगरी में भी एलिजिबल नहीं और साथ में 55% भी नहीं है आपके नॉन टीएसपी में जिस कैटेगरी से आप आते हो। अब ये कितनी बड़ी बात है कि आपके 55% अंक नहीं हैं, आप मिनिमम पात्रता पूरी नहीं करते। आगे हम देखेंगे कुछ विद्यार्थियों की तो रीट ही क्वालिफाई नहीं है और उन्होंने रीट मेंस दे दी, मेरिट में आ गए, तो ये बड़ी सोचने वाली बात है। नॉट एलिजिबल इन स्पोर्ट्स कैटेगरी, आप स्पोर्ट्स कैटेगरी में एलिजिबल नहीं है, अदरवाइज आप एलिजिबल हैं। तो इस प्रकार के जो विद्यार्थी हैं इनको भी कर्मचारी चयन बोर्ड जाकर संपर्क करना चाहिए कि सब हम स्पोर्ट्स कैटेगरी में तो एलिजिबल नहीं है, लेकिन क्या आप हमें बाकी कैटेगरी, जनरल जो कैटेगरी है उसके अनुसार हमें ट्रीट करके क्या हमें नौकरी मिल सकती है। कोर्ट केस पेंडिंग है, कई विद्यार्थियों का कोर्ट केस है। ये आज मुझे पता चल रहा है कि तैयारी करने वाले बहुत सारे विद्यार्थी कोर्ट केस में भी अटके हुए हैं। ये वापस 2 साल से कम का है, कोर्ट केस पेंडिंग है। ये 19 जनवरी 2023 के बाद इनकी डीएलएड कंप्लीट हुई है, जो फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट के बाद की है। तो इस प्रकार की जो विद्यार्थी हैं मुझे नहीं लगता कि इनकी कोई सुनवाई हो पाएगी। हालांकि कोर्ट का दरवाज़ा तो हर समय खुला ही रहता है। वापस 19 जनवरी वाली डेट, डिप्लोमा फ्रॉम पंचमरी, कैंडिडेट डिप्लोमा ड्यूरेशन लेस देन 2 ईयर एज पर नॉर्म्स। पंचमढ़ी के भी ये कुछ विद्यार्थी हैं जिन्होंने वहाँ से किया है डिप्लोमा, जिनके 2 साल से कम का है, इसलिए वो भी मान्य नहीं है, ये लास्ट डेट से नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत सारे विद्यार्थियों को इस पॉइंट को लेकर चिंता होती थी कि सर हमारे ग्रेजुएशन में या हमारे 12वीं कक्षा में जो है वो 45 या 50% नंबर नहीं हैं, तो क्या मामला है। इनके 12th बोर्ड के मार्क्स हैं 48.5% और 2012 में इन्होंने 12वीं की थी और जो नियम आया था वो 2011 की डेट है। 2011 से पहले जो भी विद्यार्थी, और वो भी एक जुलाई अगस्त की डेट है, उससे पहले यदि आपने बीएड में या उसमें एडमिशन ले लिया था डीएलएड में, तो आपको प्रतिशत की कोई बाध्यता नहीं है। इसके बाद यदि जिसने भी एडमिशन लिया है, चाहे वो बीएड में हो या डीएलएड में हो, उनके न्यूनतम प्रतिशत की बाध्यता है L1 के लिए 12वीं की। और ये जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी हैं, जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी को 50% होने चाहिए। अब देखिए, केवल ये एक नियम पता नहीं है और ये आज नहीं, आगे की भर्तियों में भी ये मान्य नहीं होंगे। तो 2011 के बाद जिन्होंने भी एडमिशन लिया तो उनके बीएड में एडमिशन से जो डेट है, शायद जुलाई की डेट है, तो मान लीजिए आप 2013 में एडमिशन ले रहे हो और यदि आप ओबीसी कैटेगरी तो हैं तो आपके 45% अंक होने ही चाहिए, पूरे 45% ग्रेजुएशन में, तभी आप जो है बीएड आपकी मान्य है। और उस जो बाकी कैटेगरी हैं, जनरल कैटेगरी, उनके लिए 50% हैं, तो पूरे 50% होने चाहिए यदि आप 2011 के बाद बीएड में एडमिशन लेते हैं। तो हम एमए बेस वाला वो एक अलग मामला है। डीएलएड कंप्लीट नहीं है 19 जनवरी तक, तो यहाँ जो बात है ना, ये कैंडिडेट ने 2012 में की है, तो इसका मतलब 2012 में एडमिशन लिया है डीएलएड में, और 2012 में जब एडमिशन लिया है तो इसका मतलब है इसके 50% होने चाहिए थे, क्योंकि ये रिजर्व कैटेगरी से नहीं है, ये जनरल कैटेगरी से है, तब इसको बाहर किया गया है। बीएड डिग्री अटेस्ट है, करनी थी डीएलएड की। अब इसके पास दो इसके संभावित कारण हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि इन्होंने भूल में बीएड डिग्री लगा दी हो, और दूसरा है कि इस कैंडिडेट के पास डीएलएड की डिग्री है ही नहीं, इन्होंने बीएड कर रखा है, बीएड करके फिर L1 की परीक्षा दे दी कि कोर्ट में हो सकता है कि हमें रिलीफ मिल जाए L1 में, जबकि ऐसा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने भी L1 की परीक्षा जो है और L1 की भर्ती के लिए डीएलएड को ही मान्य रखा है, बीएड को बाहर कर दिया है, ये भी रीजन रहा हो। और यदि ये भूल से हुआ है तो ये विद्यार्थी अपने डीएलएड की डिग्री को जमा करवा दें कर्मचारी चयन बोर्ड में अगले 7 दिनों के अंदर अंदर, और यदि इनके पास डीएलएड है ही नहीं तो वैसे ही बाहर होने हैं। ये 19 जनवरी तक इनका कंप्लीट नहीं है। ये हर कुछ
कारण जो है ना वो आपको बार बार रिपीट होंगे, तो आपको लगेगा सर वही तो कारण बार बार रिपीट हो रहे हैं, लेकिन जो भी नया कारण आएगा उसको मैं बताऊंगा, और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपकी पात्रता, आपकी एलिजिबिलिटी, आपकी नौकरी लगने और नहीं लगने के बारे में बात हो रही है अंतिम चरण में। नो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट शो, इन्होंने तो क्या है कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया तब अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाए ही नहीं। अब वो क्यों नहीं दिखाए ये तो यही जानते हैं। ताइक्वांडो चैंपियनशिप हुई 2017 की, ये कोई टेक्निकल मामला था, इस वजह से इनको जो है स्पोर्ट्स कैटेगरी में नहीं माना गया है, क्योंकि ये जो चैंपियनशिप थी ये रिकॉग्नाइज्ड जो इंस्टीट्यूट होते हैं जिनके खेल प्रमाण पत्र मान्य होते हैं विज्ञप्ति के अनुसार उससे नहीं थी। ये डीएलएड कंप्लीट नहीं हुई 19 जनवरी तक, उसके बाद हुई है। ये तो रीट में ही एलिजिबल नहीं है, अर्थात इनकी रीट ही पास नहीं हुई, और ये L1 की परीक्षा इन्होंने दे दी, L1 की मेरिट में आ गए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवा दिया, लेकिन बंदे की रीट ही कंप्लीट नहीं हुई। कितनी महत्वपूर्ण है। अब नई रीट को लेकर, जो रीट 2023 है उसको लेकर विद्यार्थी इंतजार में हैं, देखिए कब रीट की नई विज्ञप्ति जारी होती है पात्रता परीक्षा की। डिप्लोमा इनका नियमों के अनुसार नहीं है। डीएलएड कंप्लीट 19 जनवरी के बाद हुई है। डीएलएड का डिप्लोमा जो है वो अटैच नहीं किया इन्होंने। नॉट एलिजिबल इन बोथ कैटेगरी ड्यू टू इश्यू डेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, बहुत महत्वपूर्ण है। ये बार बार हमने भी वीडियो बना के ध्यान दिलाया कि 19 जनवरी 2023 के बाद इन्होंने अपना दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाया है। और नॉट क्वालिफाई मार्क्स इन रीट फॉर एमबीसी, मोस्ट बैकवर्ड क्लास की जो कैटेगरी है जिसमें गुजर वगैरह आते हैं, तो इनके 55% अंक आने थे रीट में। ओबीसी एमबीसी ये जो कैंडिडेट हैं तो इनके रीट में भी 55% अंक नहीं हैं। साथ में इन्होंने दिव्यांग सर्टिफिकेट वो 4 फरवरी 2023 को बनवाया, जो इन्हें 19 जनवरी 2023 से पहले बना लेना चाहिए था। लेकिन जब आप रीट में ही क्वालिफाई नहीं हैं, रीट पात्रता परीक्षा में ही, तो आपकी जो दावेदारी है उसको खारिज किया गया है। कोर्ट केस पेंडिंग है। कंप्लीट हुई है डीएलएड 19 जनवरी के बाद, ये 2 साल वाला है। इसके बाद हम यदि गौर करें, डीएलएड डिग्री नॉट एफिलेटेड फ्रॉम एनसीटी, बहुत महत्वपूर्ण ये पॉइंट है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड टीचर, जो एनसीईटी जो भी है, जो शिक्षक परीक्षाओं को मान्यता प्रदान करती है, उनकी ओर से ये एफिलेटेड ही नहीं है, अर्थात इन्होंने ऐसे कॉलेज से, ऐसे संस्थान से डीएलएड कर ली जिन्होंने एनसीटीई, मेरे हिसाब से यहाँ ये गलत लिखा हुआ है, एनसीटीई होगा, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, उससे मान्यता ही नहीं ले रखी उस महाविद्यालय में। आपने डीएलएड कर ली, आपने 2-5 साल परीक्षा की, और अब आपको पता चल रहा है कि आपने जिस महाविद्यालय से डीएलएड किया या बीएड किया वो फर्जी था। आगे सिंघानिया यूनिवर्सिटी की भी बात इसमें आएगी। डीएलएड कंप्लीट नहीं था 19 जनवरी तक। सीनियर सेकेंडरी नॉट इक्विवेलेंट टू राजस्थान बोर्ड, एमपी का भी आगे आएगा सवाल, जिसमें विद्यार्थी की सीनियर सेकेंडरी था जो 12वीं है वो समकक्ष नहीं है राजस्थान बोर्ड के अनुसार। कुछ टेक्निकल मामला है, इस वजह से उसको अपात्र किया गया है। डीएलएड कंप्लीट हुई है लास्ट डेट के बाद में। नॉट एलिजिबल इन पीएच कैटेगरी ड्यू टू, ये रोग होता है हेमोफीलिया, जिसमें ये आनुवंशिक रोग है एक तरीके का, और जिसमें क्या होता है शरीर में खून का थक्का नहीं जमता। आपकी थोड़ी सी चोट लग गई है और चोट लगने के कारण फिर वो लगातार खून बहता रहता है, और ये आनुवंशिक बीमारी है। लेकिन जब मैंने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 को पढ़ा, जिसमें 21 प्रकार की दिव्यांगता का उल्लेख है, उसमें हीमोफीलिया का उल्लेख है। अब इन्होंने किस आधार पर पीएच कैटेगरी नहीं मानी ये देखना होगा, तो इस कैंडिडेट को जो है वो अपना पक्ष कर्मचारी चयन बोर्ड के सामने रखना चाहिए, और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 आरपीडब्ल्यूडी जिसको कहते हैं, आरपीडब्ल्यूडी 2016, उसमें जो 21 प्रकार की दिव्यांगता का उल्लेख है उनमें हीमोफीलिया उल्लेखित है, तो इसको देखना पड़ेगा।
पार्टिसिपेंट इन्होंने यूथ स्पोर्ट्स फेस्टिवल में किया, जो विज्ञापन में जारी संस्थान के द्वारा मान्य वगैरह नहीं था, इसका उल्लेख है नहीं। अभी हम 6 नंबर पेज पर पहुंचे, कुल मिलाकर 21-22 पेज हैं। नॉट एलिजिबल इन डाइवोसी कैटेगरी। क्यों एलिजिबल नहीं है? कैटेगरी एससी रिक्वायर्ड 55% मार्क्स इन रीट, कैंडिडेट हैज 54% मार्क विच इज बिलो देन रिक्वायरमेंट। अब देखिए, केवल 1% के कारण इन महिला अभ्यर्थी के हाथ से नौकरी निकल गई, क्योंकि रीट में इनके होने चाहिए थे 55% अंक, इनके हैं 54% अंक एससी कैटेगरी से होने के बाद भी, इसलिए ये एलिजिबल नहीं हैं। कैंडिडेट डिप्लोमा 2 साल से कम का है, और ये देखो पुनः प्रतिशत वाला मामला आ गया है। ये हो सकता है कि ओबीसी कैटेगरी के हों। यदि ओबीसी कैटेगरी के हैं और 2011 के बाद में आपने डीएलएड किया है, तो भी आपको 45% तो नंबर होने ही चाहिए। और यदि 2011 से पहले आपने एडमिशन ले लिया था डीएलएड में, तब प्रतिशत की कोई बाध्यता नहीं है 12वीं में। ठीक इसी प्रकार से बीए को काउंट किया जाएगा जब हम L2 की बात करेंगे, और इसी प्रकार से L2 के अभ्यर्थियों की भी लिस्ट जारी होगी। और ये लिस्ट आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप ये समझ पाएं कि किस प्रकार से अपात्र हो सकते हैं कोई विद्यार्थी। कोर्ट केस पेंडिंग है। अब देखिए, डीएलएड डिप्लोमा नॉट एज पर एडवर्टीजमेंट, अटेस्ट डिप्लोमा इश्यूड फ्रॉम सारनाथ वाराणसी यूपी विच इज नॉट इक्विवेलेंट डीएलएड एज पर डिपार्टमेंट रिमार्क। अर्थात इन्होंने जो अपना डिप्लोमा लगाया है डीएलएड का सारनाथ वाराणसी यूपी का, वो समकक्ष नहीं है, समान नहीं है डीएलएड के, इसलिए इनको अपात्र। कोर्ट केस पेंडिंग है। डीएलएड 1 ईयर रिजल्ट डेट, ये तो और महान विद्यार्थी हैं। इनकी डीएलएड फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुई है 10 अप्रैल 2023 को, और सेकेंड ईयर डीएलएड जो है वो भी चल रही है, जिसका रिजल्ट आएगा 2024 में। तो वही है, 19 जनवरी 2023 से पहले आपकी पात्रता पूरी हो जानी चाहिए थी। और ये तो अपियरिंग स्टूडेंट थे, इनकी भी डीएलएड कंप्लीट नहीं हुई। रीट में केवल 42% नंबर आए हैं, जो मिनिमम पास मार्क्स से कम है। इनके 3 बच्चे हैं, और 3 बच्चे होने के कारण इनको नहीं लिया गया, डीएलएड कंप्लीट नहीं है। नॉट एलिजिबल इन डाइवोसी कैटेगरी डिग्री, नॉट अचेट ओनली एफिडेविट अटेस्ट फॉर डाइवोसी, रीट मार्क्स 50 हैं, एंड एसटी कैंडिडेट मिनिमम 55 होने चाहिए थी। 2 कारण हैं इनके साथ। एक तो जो एसटी कैटेगरी है, शेड्यूल ट्राइबल्स कैटेगरी, उनके भी जो अभ्यर्थी हैं उनको 55% मार्क्स होने चाहिए थे, वो इनके नहीं हैं, इनके 50 हैं। दूसरी बात क्या है कि इनकी डाइवोसी की डिग्री नहीं है, इन्होंने केवल एक शपथ पत्र दिया है। ये दोनों कारण होने के कारण इनको अपात्र किया गया है। नॉट एलिजिबल इन स्पोर्ट्स अदरवाइज टू बी एलिजिबल, अर्थात स्पोर्ट्स कैटेगरी में ये एलिजिबल नहीं है, अन्यथा ये एलिजिबल होते तो इनको अपनी एलिजिबिलिटी कर्मचारी चयन बोर्ड के सामने रखनी चाहिए। इनकी डीएलएड कंप्लीट नहीं है। ये 19 जनवरी वाला बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनकी डीएलएड कंप्लीट नहीं हुई 19 जनवरी 2023 तक, इसलिए उनको बाहर किया गया। ड्यू टू डीएलएड डिग्री नॉट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड एनसीटीई, देखो है ना ये एनसीटीई यूनिट, तो इनकी जो डीएलएड की डिग्री है इन्होंने जिस संस्थान से ली है वो संस्थान जो है मान्यता प्राप्त नहीं है एनसीटीई से, फर्जी महाविद्यालय से डीएलएड कर ली और अब ये बाहर हैं। ये डिपार्टमेंट के अनुसार कोर्ट केस चल रहा है। डॉक्यूमेंट ही नहीं जमा करवाए इस भाई ने, तो पता नहीं भाई है या बहन है, जो भी है। मेडिकल मेडल, स्पोर्ट्स की बात हो रही है, इन्होंने मेडल रिसीव नहीं किया, केवल पार्टिसिपेट किया था, तो नियमों के अनुसार ये मान्य नहीं है। ये पुनः जहाँ से इन्होंने डीएलएड की वो महाविद्यालय एनसीटी से मान्यता प्राप्त नहीं था। ये ताइक्वांडो चैंपियनशिप में भाग लिया, ये इनविटेशनल टाइप का टूर्नामेंट था, नॉट नेशनल चैंपियनशिप, क्योंकि 3rd ग्रेड जो टीचर है उसमें स्पोर्ट्स जो कैटेगरी है उसके लिए आपका ये है कि नेशनल कैटेगरी में आपका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, नेशनल लेवल पर जो हुआ है। ये सेम है। कोर्ट केस पेंडिंग है। डिप्लोमा ये पंचमढ़ी से किया है, पंचमढ़ी वाले भी, जो उनका डिप्लोमा मान्य नहीं है। कोई नया कारण ध्यान में आए तो रीट में प्रतिशत कम रह गए। हाँ, मदर नेम चेंज, मदर का नाम ही चेंज है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। मान लीजिए कि जो इनके डॉक्यूमेंट में तो नाम होगा सीता देवी, और
इनके जो कास्ट सर्टिफिकेट में उसमें नाम हो गया रमा देवी। तो ये तो दो अलग महिलाएं ही हो गई ना। हाँ, सीता देवी या सीता कुछ और होता तो अलग बात होती। नाम करेक्शन होना एक अलग चीज है, नाम में हल्का फुल्का बदलाव होना, लेकिन आपका तो नाम पूरी तरीके से ही अलग है, इसलिए इनको अलग किया गया है कि कहीं इन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट वगैरह तो नहीं बनाया है। अब बात करते हैं PDPET। बेसिकली ये एक सर्टिफिकेट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के द्वारा करवाया जाता है। और PDPET की फुल फॉर्म है, ये ब्रिज कोर्स है कि ये है सर्टिफिकेट इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर एलिमेंट्री टीचर। 6 महीने का ये ब्रिज कोर्स है, ये एक ब्रिज कोर्स है, तो इसको जो है वो DLED के समकक्ष ये नहीं है, इसलिए इसको बाहर किया गया है। ये पुनः इंडियन नेवी वाला मामला है, पंचमढ़ी वाला। डिप्लोमा इन प्राइमरी एजुकेशन फ्रॉम इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से जो है वो आपने एक डिप्लोमा किया है प्राइमरी एजुकेशन में, जो एफिलेटेड फॉर्म NCT के द्वारा उसका एफिलेशन नहीं है, इसलिए इसको बाहर किया गया है। अब आप डिप्लोमा कर लिया इग्नू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से भी कर लिया, लेकिन आपने ये चेक नहीं किया कि ये एफिलेटेड है क्या NCT से, और क्या ये DLED के समकक्ष है या नहीं है। तो कई बार क्या है कि इग्नू कोई फर्जी विश्वविद्यालय नहीं है, बहुत मानक विश्वविद्यालय है, और लेकिन वो जो आपने डिप्लोमा किया है वो एलिजिबल नहीं है, क्योंकि वो उसके समकक्ष आता नहीं है। ये पुनः पंचमढ़ी का मामला है। ये राजस्थान विद्यापीठ से डिप्लोमा किया इन्होंने, जो 2 साल से कम का है, डिप्लोमा की ड्यूरेशन 9 मंथ की है, जो DLED के हिसाब से समकक्ष नहीं है, उसके समान नहीं है। कोर्ट केस पेंडिंग है, 3 बच्चे हैं, 3-4 केस आ गए हैं 3 बच्चों वालों के। फिर ये ताइक्वांडो हुआ और ये नेशनल सर्टिफिकेट वगैरह वैलिड नहीं है, कोर्ट केस चल रहा है। ये सारी चीज़ें, नया कोई पॉइंट आए तो, हाँ, ये जो स्टूडेंट है इसके रीट में 58.67% अंक हैं। ये प्रतिशत हैं, ये नंबर नहीं है, और ये बोनीफाइड हैं। बोनीफाइड का मतलब आउट ऑफ राजस्थान है। तो आउट ऑफ राजस्थान के जो भी कैंडिडेट होते हैं वो जनरल कैटेगरी में आते हैं, और जनरल कैटेगरी में रीट में 60% अंक चाहिए, तभी आपकी रीट का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, आपकी रीट की पात्रता तय होगी। और इनके 60% नहीं है, इसलिए इनको बाहर किया गया। आउट ऑफ स्टेट हैं और रीट में इनके 56% समथिंग नंबर हैं, और ये 56% समथिंग नंबर होने के कारण भी जो है वो आप एलिजिबल नहीं है, क्योंकि आपके 60% नहीं है। आउट ऑफ स्टेट के सभी कैंडिडेट, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, अपने राज्यों में वो जनरल कैटेगरी में ही यहाँ आते हैं। ये पंचमढ़ी वाला वापस मामला है। रीट परसेंटेज है 57%, आउट ऑफ राजस्थान के हैं, 60% होने चाहिए थे। डिप्लोमा फ्रॉम इंडियन नेवी वाला मामला है पंचमढ़ी। डिग्री नॉट स्टिल issued affidavit give from them, not eligible in diversity category, read qualifying marks for SC category 55%, कैंडिडेट हैव 53.33। 2 रीजन हैं, एक तो इन्होंने डिग्री इनकी इश्यू नहीं हुई है, एफिडेविट दिया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आपकी रीट ही क्लियर नहीं है। रीट की में भी आपके 55% अंक होने चाहिए थे, आपके 53.33 हैं। यदि आपके पास डिग्री होती फिर भी, क्योंकि आपके 55% नंबर नहीं है रीट में, 53 पॉइंट समथिंग है, इसलिए भी आप अपात्र हैं और इसकी कोई सुनवाई नहीं है। पंचमढ़ी का हो गया मामला, आउट ऑफ राजस्थान के हैं और इनका शायद रीट मामला होगा। डिप्लोमा पंचमढ़ी है, नॉट क्वालिफाई नहीं है इस बंदे के, तो रीट ही क्वालिफाइंग नहीं है, और रीट में बैठे ही नहीं, या इन्होंने सर्टिफिकेट ही नहीं लगाया, और उसके बाद ये किस प्रकार से एलिजिबल होंगे। ये आउट ऑफ राजस्थान का कुछ मामला है। 24 के आसपास मिनट का ये वीडियो हो गया है, इसका पार्ट 2 भी हम जारी करेंगे। DLED 2 ईयर रिजल्ट डेट 16 जून 2023 को रिजल्ट आया है, आफ्टर लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, फॉर्म सबमिशन की डेट के बाद का आया है, इसलिए ये एलिजिबल नहीं है। पंचमढ़ी वाला है। अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट, बहुत महत्वपूर्ण है ये पॉइंट, बहुत सारे विद्यार्थी DLED के साथ ग्रेजुएशन करते हैं। अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट, ग्रेजुएशन एंड DLED डन इन सेम ड्यूरेशन। अब मुझे लगता है ये दिक्कत इसलिए हुई है क्योंकि इन्होंने ग्रेजुएशन भी आई थिंक रेगुलर किया है
और डीएलएड तो रेगुलर होता ही है। तो इन्होंने दोनों जो एग्ज़ाम हैं वो रेगुलर के रूप में इन्होंने एडमिशन लिया है। और आप एक साथ दो परीक्षाएं रेगुलर किस प्रकार से कर सकते हैं, दो कोर्स रेगुलर आप नहीं कर सकते, इस वजह से इनको जो है वो बाहर किया गया है। ये डिप्लोमा इंडियन नेवी वाला मामला है। पार्टिसिपेंट इन्होंने किया है नेशनल, ये फेक सर्टिफिकेट, बहुत मतलब बुरी बात है, ये सोचने वाली बात है। कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिला, आपने कहीं से सर्टिफिकेट बनवा लिया और उसके बाद में आपने स्पोर्ट्स कैटेगरी से फ़ायदा लेने के लिए आवेदन कर दिया और जब जांच की गई तो पता चला कि आपका सर्टिफिकेट ही फेल है, इसलिए नॉट एलिजिबल, आप स्पोर्ट्स कैटेगरी में एलिजिबल नहीं हैं। अदरवाइज आप एलिजिबल होते हैं। और इस प्रकार के विद्यार्थी जो फेक सर्टिफिकेट लगाते हैं, मुझे लगता है कर्मचारी चयन बोर्ड को उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। नॉट क्वालिफाइंग फॉर रीट मार्क्स, रीट में जो मिनिमम मार्क्स होने चाहिए थे 50, 55 या 60, वो ही नहीं है आपके, ये इंडियन नेवी वाला मामला है। नेशनल टीचर ट्रेनिंग, एनटीटी होता है, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग आपने डन किया है, कर रखा है, लेकिन वो डीएलएड के समान नहीं है। पुनः नेशनल नाम आ रहा है, ये नर्सरी टीचर ट्रेनिंग जो आंगनबाड़ी में शिक्षक लगते हैं उनके लिए ये होता है, तो वो आपने कर रखा है, जो डीएलएड नहीं है। अटेस्ड बीएड डिग्री आपको अटेस्ट करनी थी, डीएलएड की डिग्री आपने कर दी बीएड की डिग्री, तो हो सकता है आपने डीएलएड किया ही नहीं, और किया हो तो आप 7 दिन के अंदर अपनी डीएलएड की डिग्री लगवाइए। ये 19 जनवरी 2023 के बाद का मामला है। रीट में 60% नंबर नहीं है, आउट ऑफ राजस्थान को 60% होने चाहिए थे। ओनली नर्सरी टीचर ट्रेनिंग आपने डन किया है, जो एडवर्टीजमेंट के अनुसार मान्य नहीं है L1 परीक्षा में। ये डिप्लोमा का जो रिजल्ट आया वो 24 फरवरी को आया, जो 19 जनवरी के बाद की डेट है। अब एक एक दिन कितना महत्वपूर्ण हो जाता है परिणाम में, यहाँ आप ये देख सकते हैं। तो ये था, अब साफ है कि देखिए, उक्त अभ्यर्थियों को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए निर्देशित किया जाता है कि इस संबंध में आपकी कोई आपत्ति हो तो बोर्ड कार्यालय में 7 दिवस के अंतर व्यक्तिशः उपस्थित होकर दस्तावेज और अपना प्रस्तुत करें। अभ्यर्थी द्वारा उक्त अवधि में अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किए जाने पर इस सूची को अंतिम कर दिया जाएगा और भविष्य में इस संदर्भ में कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव के आदेश से ये जारी हुआ है। तो ये था पार्ट 1। कल हम पार्ट 2 के बारे में भी चर्चा करेंगे। जो बचे हुए विद्यार्थी हैं उनके रीजंस हैं, किन वजहों से उनको अपात्र घोषित किया जा रहा है, उसकी चर्चा होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, और आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।